स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है अकाउंटेंसी का, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप में अपना डाउट पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप लोग अगर वीडियो नंबर 1 देखे होंगे, इस चैप्टर का पार्ट 1 देखे होंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एनपीओ किसे कहते हैं, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अलाभकारी संस्थान किसे कहते हैं, और इनका विशेषता क्या होता है और इनका एग्जाम्पल क्या होता है। मतलब कि सारी चीज़ अगर आप लोग वीडियो नंबर 1 देखे होंगे तो समझ गए होंगे। और ये वीडियो नंबर 1 में हम लोग ये सब चीज़ को डिस्कशन कर लिए थे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको रिवीजन ही कर लेते हैं। तो हम लोग समझे थे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलाभकारी संस्थान क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका स्थापना प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि अपने मेंबर को समाज यानी सोसाइटी को कोई सर्टेन सर्विस प्रोवाइड करने से की जाती है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। देखिए ये जो नोट्स बनी हुई है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बनी हुई है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कॉपी में लिख करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने के लिए और समझने के लिए भी। अगर ये नोट्स को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो खुद तो पढ़ ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं और दूसरे को भी अच्छे से आप समझा सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयार की हुई नोट्स है। तो चलिए हम लोग, हाँ, तो आपको जैसा कि पता ही होगा एनपीओ किसे कहते हैं। तो ये एक ऐसी संस्थान होती है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पैसा कमाने के उद्देश्य से, जैसा कि आप लोगों को पता होगा ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, संगठन जो होती है, वो दो तरीक़ा का होता है। कौन कौन सा? एक लाभकारी संस्थान यानी कि प्रॉफिट अर्न करने वाले ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है सेवा देने के लिए, ठीक है, सर्विस देने के लिए, उसी को हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट, उसका जो सेवा देना काम होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका जो मेन पर्पस होता है वो सेवा प्रदान करना, ना कि पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना, ये उसका नहीं होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होता है, प्रॉफिट अर्न करने वाला और नॉट प्रॉफिट अर्न करने वाला। तो हम लोग इस चैप्टर में वही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने वाला नहीं ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, बल्कि इसका मेन उद्देश्य एक ही होता है कि दूसरों को सेवा करे, अपने सोसाइटी का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का सेवा करे। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी स्थापना जो है पैसा अर्न करने यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने से की जाती है, वो अलाभकारी संस्थान कहलाते हैं। अगर एग्ज़ाम में आती है तो आप लिख सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, जैसे स्कूल, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ठीक है, हॉस्पिटल, ये सब जो हो जाएगा हम लोग का इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे, ये सब चीज़ को देख लिए थे, रिसिप्शन पेमेंट से अकाउंट से आप क्या समझते हैं ये भी देख लिए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उस वीडियो में सारा चीज़ अच्छे से समझाया गया है। इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझेंगे, और उस वीडियो में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए ये वीडियो जो हम लोग देख रहे हैं अभी सिर्फ थ्योरेटिकल है, क्योंकि देखिए इन एग्ज़ाम में जो है बहुत ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही आता है, प्रैक्टिकल आपको मात्र 10 नंबर का आएगा, ठीक है, मात्र 10 नंबर, मतलब कि 10% आएगा, 10-20%, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ज़्यादा जो आता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का, पहले साल का क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रैक्टिकल को भी देखेंगे, पहले उससे पहले हम लोग थ्योरेटिकल का वीडियो जान लेते हैं। और थ्योरी जो है सभी चैप्टर का, उसको हम लोग बारी बारी सभी चैप्टर से जान लेंगे, सभी चैप्टर का बारी बारी से थ्योरी जो है सिर्फ थ्योरी जान लेंगे। और हम लोग प्रैक्टिकल तभी जानेंगे जब आप लोग हमको कमेंट करेंगे कि आप लोग के पास कौन सा बुक है, ठीक है, आप लोग के पास कौन सा बुक है, उसी बुक का हम लोग
थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना करके आप लोग को समझाएंगे। चूँकि हम लोग को पता नहीं है कि आपके पास कौन सा बुक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कौन सा बुक रखे हुए हैं, तो हम लोग को प्रैक्टिकल जो है करने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आप क्या समझते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट है। तो पहला ये विशेषता भी है, याद कर लीजिएगा आप। ये कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, तो आप लगाइएगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आपका ऑप्शन में आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कैसा है, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो आप टिक जो लगाइएगा वो नॉमिनल में लगाइएगा। ठीक है, जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है, ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर व्यापारिक संस्थान द्वारा जैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसके बारे में, ये हम लोग डिफिनेशन देख रहे हैं क्या समझते हैं, इसमें विशेषता और सारा चीज़ हम दे देंगे। तो आपको ये अगर ये याद कर लेंगे तो विशेषता भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से किसी सर्टेन पीरियड के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का समरी है, जो कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है। देखिए ये पीएल अकाउंट के तरह ही होता है। ठीक है, ये एक समरी है, एक सर्टेन पीरियड का, एक निश्चित समय का एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का समरी, कितना इनकम हुआ कितना खर्चा हुआ, मतलब कि कितना आय हुआ कितना व्यय, ये सारा चीज़ का जो है ना एक समरी तैयार करता है। ठीक है, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है, और अकाउंटिंग पीरियड के सरप्लस या डिफिसिट को शो करता है। ये जो है ना लास्ट में क्या शो करता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं शो करता है, ये डिफिसिट्स और सरप्लस। अब ये सरप्लस क्या होता है और डिफिसिट जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाएंगे तभी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए हम लोग समझ ही लेते हैं ये सरप्लस और डिफिसिट क्या होता है। तो देखिए अगर बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो सरप्लस हुआ और घटेगा तो इसको हम अभी आप नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग को, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। बस इतना याद रखिएगा कि ज़्यादा हुआ तो सरप्लस, घटा तो डिफिसिट। ठीक है, शो करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एवं रेवेन्यू इनकम को दिखाया जाता है। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू, अब ये रेवेन्यू क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, इससे प्रीवियस वाला वीडियो में हम लोग देख लिए थे। ठीक है, रेवेन्यू जो 1 साल के अंदर का ही होता है। ठीक है, 1 साल के अंदर में वो चीज़ ख़त्म हो जाता है तो उसको रेवेन्यू बोलते हैं, और कैपिटल जो 1 साल के अधिक के लिए होता है। जैसे हम लोग कैपिटल में देखे थे कुछ एग्जाम्पल कि जैसे कि टेबल, फर्नीचर, लैंड, ये सब जो हम लोग ख़रीदते हैं तो ये सब 1 साल से ज़्यादा के लिए ख़रीदते हैं, ये नहीं कि 1 ही साल के लिए ख़रीदते हैं। ठीक है, और हम लोग जैसे रेवेन्यू में देखे थे जैसे कि कॉपी, पेन, बुक, ब्रेड, बुक नहीं ब्रेड मतलब कि पेन, ये सब जो खरीदते हैं वो 1 साल के लिए कम के लिए खरीदते हैं, 1 साल के अंदर के लिए खरीदते हैं, तो ये सब हो जाएगा रेवेन्यू। तो आप समझ गए होंगे रेवेन्यू इनकम क्या होता है। रेवेन्यू जो इनकम कम समय के लिए मिलता है, और कैपिटल इनकम जो ज़्यादा समय के लिए होता है। ठीक है, तो इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू इनकम को दिखाया जाता है, इनमें कैपिटल आइटम को नहीं दिखाया जाता, ये याद रखिएगा। ठीक है, ईयर के एंड में इस अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है यदि इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड का टोटल एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड के टोटल से अधिक होता है, तो दोनों के डिफरेंस को एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, यदि इनकम के कंपेयर में एक्सपेंडिचर साइड का टोटल अधिक हो तो डिफरेंस अकाउंट को एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहा जाता है। इसे जनरली सरप्लस एवं डिफिसिट भी कहा जाता है। ये आपको डिफिसिट और सरप्लस जो है जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप जो है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बस इतना याद रखेंगे कि ये जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, यह नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, ये पीएल अकाउंट की तरह होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें सिर्फ रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही शो किया जाता है, दिखाया जाता है। बस इतना बात आप याद रख लेंगे, आपका काम चल जाएगा।
उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के 4 विशेषताएं लिखिए। देखिए 4 विशेषता लिखना है, यानी कि 4 विशेषता। तो आप लोग को एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन को सर्च करके देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको समझिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के मेन 4 फीचर इस प्रकार है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो पहला नॉमिनल अकाउंट है, हम लोग डेफिनेशन में ही देख लिए थे। ठीक है, इनमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम्स को दिखाया जाता है। ठीक है, ये भी बात जान लिए थे। यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, ये पीएल अकाउंट की तरह होता है, ये भी बात हम लोग जान लिए थे। इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस या डिफिसिट होता है। देखिए आप जो है इसका विशेषता भी और इसका डेफिनेशन भी, अगर आप लोग को विशेषता हो गया तो डेफिनेशन याद कर सकते हैं, और डेफिनेशन याद हो गया तो विशेषता, दोनों एक ही प्रकार से है। ठीक है, तो आप अगर किसी एक को याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को कई टाइप से पूछा जाता है, तो आपका आंसर जो है ना एक ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप है, तो ये स्टेप सबको हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब बनाएंगे तभी देखेंगे। ठीक है, इसमें बताया गया कि कैसे हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है। हाँ ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिखना है। डिफरेंस बिटवीन लिखना है किसके बीच, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप ये भी क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट जो है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के बीच अंतर जो है वो क्या है, इसे कैश बेसिस पे बनाया जाता है। याद रखिएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को कैश बेसिस पे बनाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को एक्यूरल बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक है, अब ये कैश बेसिस क्या होता है, रिक्यूरल बेसिस क्या होता है, तो उसको भी समझ लीजिए। कैश बेसिस क्या होता है, मतलब जो कैश से रिलेटेड हो, जो पैसा से रिलेटेड हो। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है जो पैसा से रिलेटेड नहीं भी हो। अब ये सर क्या कह रहे हैं, पैसा से रिलेटेड नहीं हो? जी हाँ, जैसे कि डिप्रिसिएशन, हार्स, ठीक है, ये सब पैसा से कहाँ रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग, बकाया, इसमें भी ना पैसा का लेन देन हो ही नहीं रहा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। तो कुछ जो पैसे से रिलेटेड नहीं है उसको भी हम लोग इनकम, तो ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है, ये एक्यूरल बेसिस पे बनाया जाता है। इसको ये आप याद रखेंगे, ये पहला डिफरेंस है। या उसका दूसरा डिफरेंस है क्या चीज़, यह एक रियल अकाउंट है। ठीक है, याद रखिएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग अभी देखे हैं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस क्या है, यह कैश ट्रांजैक्शन का क्लासिफाइड समरी का स्टेटमेंट है, इसलिए इसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या कैश अकाउंट भी कहा जाता है। देखिए ये कैश ट्रांजैक्शन का क्लासिफाइड समरी है, इस समरी का एक स्टेटमेंट है, इसलिए इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंट भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये कैश ट्रांजैक्शंस का एक क्लासिफाइड समरी का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसलिए इसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक कैश अकाउंट भी कहा जाता है, यानी कि इसको जो है ना, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को हम लोग कैश अकाउंट, तो इसको याद रखिएगा। तीसरा डिफरेंस, इसको कैश अकाउंट भी कहा जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पीएल अकाउंट भी कहा जाता है। पीएल अकाउंट क्यों, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग का एक रेवेन्यू अकाउंट्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह काम करता है, इसलिए इसको पीएल अकाउंट कहते हैं। तो ये तीसरा डिफरेंस क्या चीज़ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को कैश अकाउंट भी कहा जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पीएल अकाउंट भी कहा जाता है। तो ये तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस क्या है, यह कैश इन हैंड और कैश एट बैंक्स के ओपनिंग बैलेंस को से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, चौथा डिफरेंस ये है कि ये जो है, यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है वो कैश इन हैंड्स और कैश एट बैंक, ठीक है, कि ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस से कैश इन हैंड, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए होंगे आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का तो जाने होंगे, और हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाएंगे तब और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ओपनिंग कैश से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि
प्रत्येक पीरियड के लिए नए सिरे से बनाया जाता है। ठीक है, ये नए सिरे, ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट नहीं होता, तो याद रखिएगा ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस प्रकार है, मतलब कि नेक्स्ट डिफरेंस इस प्रकार है, यह अकाउंट के बनाने का ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य जो होता है वो कैश रिसीप्ट्स एवं कैश पेमेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना तथा ईयर के एंड में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस ज्ञात करना यानी कि पता करना होता है। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये मतलब कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो इसका एक ही उद्देश्य होता है कि कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना होता है कि कितना कैश रिसिप्ट हुआ, कितना कैश पेमेंट हुआ, यही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इसका ऑब्जेक्ट एक सर्टेन पीरियड में किए गए ट्रांजैक्शन या वर्क का नॉट रिजल्ट यानी कि सरप्लस या डिफिसिट प्राप्त करना होता है। इसका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का कैश कितना आया, मतलब कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को शो करना होता है, देखना होता है, निकालना होता है। और इसका ऑब्जेक्ट जो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इसका उद्देश्य यही होता है कि ये किसी ट्रांजैक्शंस को पूरा देख करके पता करता है, पूरे ट्रांजैक्शन को देखता है कि इसमें सरप्लस हुआ या डिफिसिट हुआ। ये सरप्लस क्या होता है, डिफिसिट क्या होता है, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाएंगे तभी हम लोग, फिलहाल आप थ्योरी का ये पूरा जो है उसको याद कर सकते हैं। ये जो है बहुत ही VBI है ये, ठीक है, VBI है ये, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद कर ही लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग दो प्रकार से किया जाता है, याद रखिएगा। ये NPO जो होता है इसमें ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है। ठीक है, दो प्रकार से किया जाता है। पहला फंड बेस्ड अकाउंटिंग, दूसरा नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहला जो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के तरीके से शो करते हैं और दूसरा नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग के तरीके से। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है तो इसको जान लीजिए। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बुक कीपिंग का एक टेक्निक है। बुक कीपिंग क्या होता है, अगर आप 11th का क्लास किए होंगे तो आप जानते होंगे बुक कीपिंग क्या होता है, जिसमें किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए दिए गए प्रत्येक कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान के लिए एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए अलग अलग बुक का सेट रखा जाता है। ये जो है ना बुक कीपिंग किया जाता है, मतलब कि अलग अलग बुक जो है सो इसके लिए बनाया जाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। किसी स्पेसिफिक वर्क, मतलब ये काम हुआ, सभी काम के लिए एक स्पेशल बुक बना दिया जाता है। कितना, एसेट्स का अलग बुक, लायबिलिटीज़ का अलग बुक, इनकम्स के लिए अलग, एक्सपेंडिचर के लिए अलग। इस प्रकार फंड बेस्ड अकाउंटिंग यह अकाउंटिंग मेथड है जिसमें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए अलग अलग फंड क्रिएट करती है। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग बुक और अलग अलग फ़ंड इस प्रकार से पता चलती है कि उस बुक में जैसे लायबिलिटीज़ का कितना फ़ंड हो, इनकम का कितना फ़ंड, इस प्रकार। और फंड से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस को फंड के अमाउंट से डिडक्ट करती है और फंड से रिलेटेड इनकम को फंड में ऐड कर देती है। इसलिए अकाउंटिंग के व्यू से प्रत्येक फंड का सेपरेट एक्सिस्टेंस होता है। देखिए ये जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए निश्चिंत रहिए, ये कई बार नहीं पूछा गया है, ये बहुत ही कम चांस है पूछने का, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हालांकि इसको याद करना होगा तो याद कर सकते हैं, लेकिन इसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, इसके फीचर क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फीचर क्या है, विशेषता क्या है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में प्रत्येक फ़ंड के लिए अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो से रिलेटेड, या फिर डाउट, या फिर कुछ भी साउंड, या फिर कुछ भी बोलने में या फिर दिखने में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम उस चीज़ को अगले वीडियो से सुधार सकें
और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, सॉरी। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले और हम उसको अगले वीडियो से सुधार सकें। थैंक यू। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का विशेषता इस प्रकार है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के में प्रत्येक फंड के लिए सेपरेट बुक रखी जाती है। ठीक है, ये तो हम लोग पहले ही देख लें कि सभी के लिए अलग अलग यानी कि सेपरेट बुक बना लिया जाता है। जब कभी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा फंड प्राप्त होता है जिसके यूज करने में कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन हो तो इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड फंड क्रिएट कर लिया जाता है। ठीक है, फंड का यूज दिए गए डायरेक्शन के अनुसार किया जाता है, न कि इच्छा अनुसार। ये इच्छा अनुसार न कि ये जो दिया रहता है ना, जो डायरेक्शन दिया रहता है कि ये जो फंड का है ना यही यूज करना है, इसी में यूज करना है, तो उसी में यूज करता है। ये नहीं कि हमारे मन से किसी कोई फंड किसी चीज़ में यूज कर ले। उसके बाद चौथा है, ऐसे फंड के इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट या डिविडेंड्स रिसिप्ट होता है उसे रिलेटेड फंड में क्रिएट किया जाता है, न कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में भी काम देगा। क्या चीज़? सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। हम लोग प्रीवियस के वीडियो में ही जान लिए थे, वीडियो नंबर 1 में। एक बार फिर से जान लेते हैं सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फ़ी है जिनका पेमेंट मेंबर द्वारा एनुअल बेसिस पे यानी कि सालाना जो है किया जाता है। यह नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। ये एक सब्सक्रिप्शन जो होता है चंदा, वो जो होता है वो रेवेन्यू होता है, क्योंकि ये साल में कई बार मिल जाता है। नहीं, रिसिप्ट मतलब मिलना और रेवेन्यू मतलब साल में होने वाला, साल में कई बार होने वाला। तो ये रिसिप्ट जो होता है यानी कि सब्सक्रिप्शन जो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, याद रखिएगा। और इसे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड में एवं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड में लिखा जाता है। परंतु यदि यह किसी स्पेशल पर्पस के लिए रिसिप्ट होता है तो इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ये 3 बात यहाँ पे हम बोले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, रिसिप्ट ये जो सब्सक्रिप्शन होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो है सो डेबिट साइड में यानी कि रिसिप्ट साइड में शो किया जाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो किया जाता है यानी कि क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर ये कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यानी कि सब्सक्रिप्शन फॉर कुछ लिखा हो, कुछ स्पेशल पर्पस लिखा हो, सब्सक्रिप्शन फॉर लैंड या फिर सब्सक्रिप्शन फॉर कुछ भी, तो इसको जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। इस स्पेशल पर्पस के पूरा होने के बाद यदि इससे रिलेटेड सब्सक्रिप्शन का इनकम या बैलेंस बचा हो तो इसे बैलेंस शीट अमाउंट को कैपिटल फंड में जोड़ देना चाहिए, और कुछ बैलेंस अगर बच गया हो तो इसको कैपिटल फंड में जोड़ देना चाहिए, जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, आई होप आपको सब्सक्रिप्शन का जो टर्म था एनपीओ से रिलेटेड वो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग डोनेशन को जानते हैं। अब ये डोनेशन मीन्स क्या होता है? तो डोनेशन को हिंदी में दान बोलते हैं, और ये दान का क्या मतलब होता है? तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन एक इम्पॉर्टेंट रिसिप्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिसिप्ट से मिलने वाला है। डोनेशन का आशय उस रिसिप्ट से अमाउंट से है जो किसी पर्सन, फर्म या कंपनी से गिफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। देखिए आपको डोनेशन पता होगा पहले से भी, डोनेशन दान दिया जाता है। ये दान जो है किसी के द्वारा दिया जा सकता है अपने मन से। ये नहीं कि किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती से दिया जाता है, ये अपने मन से कोई भी दे सकता है, कोई भी फर्म, कोई भी उद्योग, कोई भी आदमी या फिर कोई भी कंपनी दे सकता है एक गिफ्ट के रूप में। यह कैश या फिर एसेट्स के रूप में रिसिप्ट्स हो सकता है। यह पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड में लिखी जाती है। ये जो डोनेशन होता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिखी जाती है। ठीक है, ये जो डोनेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जनरल डोनेशन और स्पेशल डोनेशन यानी कि स्पेसिफिक डोनेशन। अब ये जनरल डोनेशन क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं।
ये जनरल डोनेशन क्या होता है, जब डोनेशन जनरल पर्पस यानी कि डेली वर्क के लिए दिए गए हो तो इन्हें जनरल डोनेशन कहा जाता है। ये जो है कोई जनरल मतलब कि ऐसे ही दे दिया हो, कोई काम के लिए नहीं, कोई स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बता के दिया हो, ठीक है, ऐसे ही दान दे दिया हो, ठीक है, तो उसे हम लोग जनरल डोनेशन कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड में लिखा जाता है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड या फिर इनकम साइड में लिखते हैं, ठीक है। स्पेशल डोनेशन क्या होता है, यदि डोनेशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए, अगर आपको दान कोई दे रहा है तो दान देते वक्त कहे कि नहीं ये दान जो है आप बिल्डिंग खरीदने में ही लगाएंगे, तो ये हो गया स्पेशल, ठीक है। ये दान जो हम दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए ही यूज कीजिएगा, तो आपके साथ वो दान दिया और स्पेशल कुछ वर्क बोल दिया, तो ये स्पेशल डोनेशन हो गया। यदि डोनेशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए रिसीव हो तो डोनेशन को स्पेशल डोनेशन कहा जाता है। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, तो ये सब ये स्पेशल डोनेशन या फिर स्पेसिफिक डोनेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेशल डोनेशन को कैपिटल इनकम माना जाता है। ये स्पेशल डोनेशन जो हुआ वो कैपिटल इनकम माना जाता है, इसीलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। इस प्रकार डोनेशन बार बार रिसीव नहीं होता है, अतः इसकी अमाउंट कम हो या अधिक इसे लायबिलिटी साइड में ही दिखाना चाहिए। देखिए ये लायबिलिटी साइड में ही दिखाता है क्योंकि ये स्पेशल है, ये बार बार नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा डोनेशन, ये जनरल डोनेशन जो होता है वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, जनरल डोनेशन को रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डोनेशन जो होता है वो जनरल डोनेशन को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है स्पेशल डोनेशन उसको हम लोग बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। उसके बाद लेगेसी क्या होता है, लेगेसी यह एक प्रकार का गिफ्ट है जो कैश या फिर एसेट्स के रूप में रिसिप्ट्स होता है, यह बार बार प्राप्त नहीं होता है, अतः लेगेसी में मिले अमाउंट को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। परंतु यदि लेगेसी की अमाउंट कम हो तो इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड में दिखाया जाता है। देखिए लीगेसी क्या होता है, अगर कोई मरने के समय यानी कि उसका मतलब कि उम्र हो गया है मरने वाला और उसका इच्छा है कि हम इस चीज़ में दान करें, उसके पास बहुत सारा संपत्ति है और वो चाहता है कि हम ये जो संपत्ति है हम मंदिर मस्जिद या फिर किसी क्षेत्र में दान करें या फिर किसी के नाम कर दे, तो उसके जो चाहत से होता है, उसके जो चाह से होता है दान, उसको हम लोग लीगेसी बोलते हैं, ठीक है। तो लीगेसी जो है अगर कम अमाउंट हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर ज़्यादा अमाउंट हो तो बैलेंस शीट में शो करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एंट्रेंस फ़ी क्या होता है, एंट्रेंस फ़ी को हम लोग एडमिशन फ़ी भी कहते हैं। तो जो फ़ी मेंबर बनने के लिए दिया जाता है या एनपीओ का आप अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो कुछ आप लोग को एंट्री फ़ी लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग एंट्रेंस फ़ी कहते हैं या फिर एडमिशन फ़ी, उसे एंट्रेंस फ़ी कहा जाता है। यदि इसी प्रकार स्कूल एवं कॉलेज में एडमिशन कराते समय एडमिशन के लिए जो अमाउंट दी जाती है उसे एडमिशन फ़ी कहा जाता है या मंथली मेंबर्स फ़ी के अलावे होता है। चूँकि एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी एक बार ही दिया जाता है, अतः इसे कैपिटल इनकम माना जाना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन या क्लब के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाना चाहिए, कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाना चाहिए। परंतु कुछ अकाउंटेंट्स का कहना है कि एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी को रेवेन्यू मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाया जाना चाहिए। इनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंबर एंट्री करते हुए कुछ मेंबरशिप छोड़ते रहते हैं। स्कूल व कॉलेज के प्रत्येक ईयर एडमिशन होता है, अतः एडमिशन फ़ी को इनकम मानना चाहिए और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाना चाहिए। नोट, यदि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हो तो वैसा ही ट्रांजैक्शन के जैसा ही इंस्ट्रक्शन।
देखिए आप याद रखिएगा, एंट्रेंस फ़ी जो होता है यानी कि एडमिशन जो फ़ी होता है वो रिसिप्शन पेमेंट्स, ये रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट्स में भी शो कर सकते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, चूँकि बहुत सारे अकाउंटेंट होते हैं ये इसको रेवेन्यू इनकम मानते हैं और बहुत सारे अकाउंटेंट होते हैं वो इसको कैपिटल इनकम मानते हैं। उनका कहना है कि ये जो है एडमिशन फ़ी ये साल में बार बार होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन होता है, बहुत सारे मेंबर होते हैं जो कि एनपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, मेंबर बनते हैं, इसलिए इसको। तो अगर आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है, क्वेश्चन में निर्देश दिया हुआ है तो उसी हिसाब से करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कीजिए तो उस अकाउंट में शो करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में शो कीजिए तो आप उस अकाउंट में शो करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऑनोरियम से आप क्या समझते हैं? ऑनोरियम्स वह पेमेंट्स होता है जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऐसे पर्सन्स को दिया जाता है जो इसका एम्प्लॉय नहीं होता है, जैसे कि सेक्रेटरी या किसी आर्टिस्ट के दिए जाने वाला पेमेंट। ऑनोरियम क्या होता है? देखिए बहुत सारे महान लोग भी आते हैं एनपीओ के अंदर, ठीक है, संरक्षण देखभाल करने के लिए, तो उसका जो स्वागत में जो खर्चा आती है उसी को हम लोग ऑनोरियम कहते हैं, ठीक है। ये जो इस पे खर्च किया जाता है ये हमारे एनपीओ के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपके स्कूल में ही कोई चीफ गेस्ट आती है तो आप उसके स्वागत के लिए कितना खर्च करते हैं, नहीं, माला, वो पगड़ी, वो मतलब कि तौलिया, मतलब कि सारा चीज़ वो सब जो लगती है, टेंट उंट बनाते हैं, तो ये सब खर्च में जो पैसा आती है उसी को हम लोग ऑनोरियम कहते हैं, ठीक है। तो एनपीओ के अंदर भी अगर कोई चीफ गेस्ट या फिर कोई महान लोग आते हैं देखभाल करने, देखने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो उसके जो स्वागत में जो पैसा खर्च होती है उसी को हम ऑनोरियम कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसका इंडोमेंट फंड क्या होता है? तो जब कोई बड़ा अमाउंट किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है, इसे इंडोमेंट फंड या फिर समर्पित निधि या आधार कोष कहा जाता है। तो याद रखिएगा इंडोमेंट फंड क्या होता है? अगर कोई आदमी, कोई बहुत अमीर आदमी है, वो एक पार्टिकुलर चीज़, एक निश्चित कोई चीज़ खरीदने के लिए, कोई संपत्ति खरीदने के लिए देते हैं वो, तो उसको हम लोग इंडोमेंट फंड कहते हैं। ये अमाउंट किसी एनपीओ को बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है, इसे इंडोमेंट फंड कहते हैं। जैसे कोई एनपीओ का मेंबर है, उसे जो है कोई बाहर का आदमी है जो कि बहुत अमीर है, वो एनपीओ के मेंबर को कहा कि आप हम पैसा दे रहे हैं, हम फंड दे रहे हैं, उससे आप यहाँ पे जो है ना ज़मीन या फिर यहाँ पे है एक बिल्डिंग है वो ख़रीद लीजिएगा। तो वो जो बहुत सारा बड़ा अमाउंट देगा एनपीओ के मेंबर को या फिर एनपीओ को, तो वही एंडोमेंट फंड कहलाएगा। अब ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या है, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं। लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप फ़ी वह फीस है जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर से उनके लाइफ में एक बार ही प्राप्त करती है। देखिए लाइफ मेंबरशिप क्या होता है कि अगर आप नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपको एक ही बार पैसा ले लिया जाएगा मेंबर बनने के लिए, बार बार नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरे ज़िंदगी भर के लिए, जो जीवन भर के लिए जो फ़ी लेती है मेंबर बनने के लिए, वही हो गया लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी मतलब कि यह टॉपिक से ही पता चल रहा है इसका डेफिनेशन। पूरे जीवन के लिए जो मेंबर बनने के लिए जो फ़ी लिया जाता है उसी को लाइफ मेंबरशिप फ़ी कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग तो किसी भी हाल में 110% चांस है इस क्वेश्चन को आने का, और बहुत सारा बार आया भी है। क्या क्वेश्चन है सर? तो ये क्वेश्चन है ये प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच अंतर क्या है, इसके बीच अंतर बताएं। तो ये 5 नंबर का कुल आता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे, क्या है समझ लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? पहला जो है डिफरेंस वो क्या है कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये प्रॉफिट अर्निंग है तो प्रॉफिट अर्न करना ही ना मेन ऑब्जेक्ट होगा, तो पहला तो इसी से पता चल जाएगा आप लोग को। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना,
उसके बाद इसका दूसरा डिफरेंस है, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिविटीज़ यानी कार्यों के नेट रिजल्ट को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहा जाता है। ये जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका जो एक्टिविटीज होता है वो हम लोग किस में शो करते हैं, किस में मापते हैं, तो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस में मापते हैं। ठीक है, साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो नेट लॉस नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं निकालते हैं, बल्कि सरप्लस और डिफिसिट निकालते हैं। तो ये याद रखिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो निकालते हैं वो सरप्लस और डिफिसिट निकालते हैं, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका जो होता है हम लोग मतलब कि नॉट फॉर ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन चीज़ को बनाते हैं, कौन कौन स्टेटमेंट बनता है, तो इसमें बनता है कौन कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट बनता है। जनरली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनते हैं, तो मेनली ये 3 अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन एनपीओ के अंदर यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 3 अकाउंट बनता है इस प्रकार, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और बैलेंस शीट। तो याद रखिएगा ये 3 डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच क्या अंतर है, उसको भी दिखाइए। तो ये इसके बीच भी हम लोग अंतर जान लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच अंतर। तो पहला अंतर है, यह नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसा कि पता ही होगा ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यह ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। बिल्कुल, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस है, इसका ऑब्जेक्ट या एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, सरप्लस या फिर डिफिसिट ज्ञात करना होता है। इसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें हम लोग पहली बात तो सरप्लस और डिफिसिट ही फाइंड करते हैं, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि इसका जो पीरियड होता है इसका ऑब्जेक्ट एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। ठीक है, एक निश्चित पीरियड के लिए यानी कि 1 साल के लिए होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, इसका ऑब्जेक्ट एक सर्टेन पीरियड के लिए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ज्ञात करना होता है। ये एक निश्चित समय में क्या फाइंड करता है, तो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फाइंड करता है, और ये एक निश्चित समय में सरप्लस और डिफिसिट फाइंड करता है। तो याद रखिएगा ये भी बात को। उसका तीसरा डिफरेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच अंतर। तीसरा डिफरेंस है, यह रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेस पे तैयार किया जाता है। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेस पे तैयार किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है यह ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेस पे तैयार किया जाता है। ये किससे तैयार किया जाता है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से तैयार किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस से तैयार किया जाता है। तो ये 3 डिफरेंस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो प्लीज़ मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलिए समझते हैं ये कैपिटल फ़ंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे टर्म हैं जो इसको जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल फ़ंड क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के कैश में कैपिटल अकाउंट्स नहीं होते हैं। इसके बैलेंस शीट में नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के कैश में कैपिटल अकाउंट नहीं होते हैं। इसके बैलेंस शीट में के एसेट साइड्स एवं लायबिलिटी साइड के डिफरेंस को कैपिटल फंड यानी कि पूंजी कोष या फिर पूंजी निधि कहा जाता है। इसे जनरल फंड भी कहा जा सकता है। कैपिटल फ़ंड को हम लोग जनरल फ़ंड भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है कैपिटल फ़ंड, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में कैपिटल अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फ़ंड कहाँ होता है, एनपीओ में हम लोग कैपिटल फ़ंड नहीं होता है। तो इसके बैलेंस शीट में एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड के डिफरेंस को कैपिटल फ़ंड कहते हैं। तो जब हम लोग इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग कैपिटल फ़ंड कहते हैं। एनपीओ के अंदर जो बैलेंस शीट बनाते हैं और लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का जो डिफरेंस आता है उसी को हम लोग कैपिटल फ़ंड कहते हैं। तो कैपिटल फ़ंड आपको पता चल गया होगा किसे कहते हैं। नेक्स्ट है
कैपिटल फंड का कैलकुलेशन आप किस प्रकार करेंगे, तो ये भी जान लीजिए। थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट के नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बैलेंस शीट में के लायबिलिटी साइड में कैपिटल के बदले कैपिटल फंड लिखा जाता है। यदि क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हो तो उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाना है चाहिए और इसमें करेंट ईयर के सरप्लस को ऐड कर देंगे। परंतु यदि कैपिटल फंड नहीं दिया गया हो तो कैपिटल फंड निकालेंगे। कैपिटल फंड निकालने के दो मेथड है, अकाउंटिंग ईयर्स या ओपनिंग बैलेंस शीट्स बनाकर एवं स्टेटमेंट बनाकर। तो ये हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अच्छे से और जान लेंगे। तो क्वेश्चन वीडियो भी थोड़ा बहुत लंबी बन गई है। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म था। ये जितना भी एनपीओ के अंदर थ्योरी है, सारे थ्योरी को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और इससे पिछले वाला वीडियो यानी कि 2 वीडियो में हम लोग सारे थ्योरी को कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को इसी टाइप का वीडियो आगे भी देखने को मिले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको नोट करिए, याद करिए और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।